नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। हमारी या किसी की भी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या इस पर कभी किसी भी हाल में समझौता किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन अगर सरकारें ही कई लोगों की इन ज़रूरतों की दुश्मन हो जाएं तो इससे बुरा और क्या होगा। इन ज़रूरतों में भी हम बात कर रहे हैं मकान की, घर की, अपने ऊपर एक छत की। घर जिसे कोई आदमी जिंदगी भर की मेहनत से कमाई पाई की पूंजी से जोड़कर बनाता है, जो उसकी जिंदगी का एक बड़ा सपना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में बुलडोजर के इंसाफ ने ऐसे सैकड़ों लोगों के सपनों को जमींदोज कर दिया है। आज बुलडोजर जस्टिस पर ही बुलडोजर चल गया है। अपराध के कई मामलों में आरोपियों को जो आरोपी होते हैं उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए कई बार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस पर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर जस्टिस घोर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारें जज नहीं बन सकती जो किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला दे दे। इस मामले में मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो मनमानी सरकारें करती हैं, पुलिस प्रशासन करता है। जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही सरकारों को कई और दिशा निर्देश भी दिए हैं। यह हमारी आज की लीड स्टोरी है, जो बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा है उस बारे में। इसके अलावा आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खौफ की, जिसने दिल्ली के कारोबारियों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। आपको याद होगा, हमने कल इसी प्रोग्राम में ये बड़ी स्टोरी दिखाई थी कि कैसे दिल्ली में कारोबारियों पर लगातार एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं। अब इस मामले में हमारी इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है। बीती रात में ही कई जगह छापेमारी की गई है। कुछ कुख्यात गैंगस्टर समेत कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से गैंग दिल्ली में सक्रिय हैं और दिल्ली पुलिस के अब निशाने पर है। हमारा आज का तीसरा मुद्दा होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक बात का। बिल्कुल खरी खरी बात की है जयशंकर साहब ने। कई मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने वाले पश्चिमी देशों के पाखंड पर एस जयशंकर ने आज आईना दिखाया है। भारत रूस की दोस्ती के सवाल पर उन्होंने सॉलिड जवाब दिया है। क्या है वो जवाब, उस पर आज हम खास चर्चा भी करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे जयशंकर के इस कड़े और दो टूक रुख का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस की, जिसको आज अगर हम सरल भाषा में कहें तो बुलडोजर पर ही बुलडोजर गिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने सरकारों के सामने साफ कर दिया है कि वो आनन फानन में अपराध के किसी आरोपी को भी सबक सिखाने के लिए बुलडोजरों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने इस फैसले की शुरुआत एक दौर के मशहूर कवि, गीतकार और गायक कवि प्रदीप की कुछ पंक्तियों से की है। एक घर की अहमियत बताते हुए इन पंक्तियों में कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे। इन पंक्तियों के बाद कोर्ट ने कहा कि उसके सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी को सबक सिखाने के लिए सरकारों को किसी परिवार या परिवारों के सर से छत छीनने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर आगे बढ़ने से पहले कोर्ट ने पिछली सदी में इंग्लैंड के एक बड़े न्यायाधीश लॉर्ड डेनिंग द्वारा कानून के तहत आज़ादी पर दिए एक ऑब्जर्वेशन का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया, सबसे गरीब आदमी भी अपने घर में राजा की सारी ताकत की अवहेलना कर सकता है, अवज्ञा कर सकता है। उसका घर कमजोर हो सकता है, उसकी छत हिल रही हो सकती है, आंधी उसे उड़ा सकती है, तूफान और पानी उसके घर में घुस सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड का राजा नहीं घुस सकता। राजा की सारी ताकत गरीब के टूटे घर में घुसने की हिम्मत ना करे। ऐसा ही हो जब तक कि राजा कानून के तहत उचित ना हो। इन दोनों उद्धरणों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 95 पन्नों के फैसले में बुलडोजर न्याय करने की निकली सरकारों पर जो गंभीर टिप्पणियां की हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो एक नज़ीर की तरह बने रहेंगे, याद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि व्यक्ति चाहे जो हो,
चाहे किसी अपराध का आरोपी हो, उसके घर को अतिक्रमण के नाम पर यूं ही रौंद देने का हक किसी भी सरकार को नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से पहले कई दिशा निर्देश दिए, जिनका पालन अनिवार्य होगा। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कम से कम 15 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा। आगे कोर्ट कहता है, नोटिस को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा और इसे संपत्ति पर यानी कि मकान पर चिपकाया जाएगा। नोटिस में बताना होगा कि किन नियमों का उल्लंघन हुआ है और सुनवाई की तारीख क्या होगी। नगर निगमों को 3 महीनों में एक पोर्टल बनाना होगा, जहां नोटिस और शिकायतों के लिए ईमेल सुविधा उपलब्ध होगी, यानी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कार्रवाई के अंतिम आदेश में कारण का जिक्र होगा और अपील के लिए भी 15 दिन का समय दिया जाएगा। अतिक्रमण के तोड़फोड़ की पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन अदालत की अवमानना मानी जाएगी और संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी का आशियाना टूटने पर सड़क पर महिलाओं और बच्चों को देखना सुखद तस्वीर नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकारी भूमि, जल निकायों या वन भूमि पर अतिक्रमण को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो कई सालों से जो बुलडोजर रातों रात किसी के घर को जाकर तोड़ देता था, उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है हिंदुस्तान के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कि कानून क्या है हिंदुस्तान का, संविधान क्या कहता है और उस संविधान में एक किसी के घर की क्या अहमियत है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है इस फैसले में और कहा है कि इस घर से हर इंसान का एक होप, एस्पिरेशंस और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। किसी एक इंसान के किसी क्राइम में सस्पेक्ट होने से या कॉन्विक्ट होने से आप घर को इस तरह नहीं तोड़ सकते। घर को तोड़ने का एक अलग कानून है। उस कानून की प्रक्रिया को आप जब तक सही स्पिरिट में फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप घर को टच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो भी कानूनी अधिकार है वो कानून का है, यानी कि कोर्ट का है। सरकारें ये तय नहीं कर सकती कि कार्रवाई क्या होगी। पहली प्रतिक्रिया आप। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, इस फैसले का स्वागत करता हूँ और हमारी न्यायपालिका को यह अधिकार है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सरकारें नहीं तय करती हैं कि क्या सही है कि क्या गलत है, या लोग नहीं तय करते हैं, या अगर से कोई बड़े पद पर पहुँच गया तो वो नहीं तय करता है। शासन प्रशासन ये कहता है ना कि साहब हम आरोपी अपराधी देख के कार्रवाई नहीं करते हैं, हम तो अवैध निर्माण पर नोटिस जारी करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। ये जो तर्क है, इससे कितना आप लोग सहमत हैं? देखिए, इस तर्क से पूरी तरीके से कोई सहमत नहीं है। अगर से कुछ आप ये वैध है कि अवैध है, ये जो इमारत बनी हुई है, तो ये कोर्ट तय करेगा, ये कोई विभाग नहीं तय करता है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कानून की चलेगी, सरकार और प्रशासन को भी कानून की माननी होगी, कानून वो भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस फैसले के बाद देश के कई राज्यों की सरकारों के बुलडोजर न्याय पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अधिकतर मामले ऐसे हैं जिनमें यह काफी साफ है कि अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मनमाने तरीके से की है। जैसे पिछले साल फरवरी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, शायद आपको याद भी हो ये तस्वीरें। कानपुर देहात के मदौली गांव में ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई अधिकारियों और पुलिस की टीम ने एक घर पर कार्रवाई की, तो इसी दौरान घर में आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने ये आग लगाई है। वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि महिला ने घर अंदर से बंद कर आग खुद लगा ली। बहरहाल जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की गई, उसे देखते हुए इलाके के एसडीएम लेखपाल और एसएचओ समेत 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ये बस एक मामला भर है जो बताता है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान क्या क्या होता रहा है। ऐसे तो न जाने कितने मामले हैं कि आज किसी आरोपी का नाम किसी अपराध में सामने आया और कल उसके घर को उजाड़ने के लिए बुलडोजर निकल पड़ा। इस मामले में उत्तर प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा खींचतान हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते रहे हैं
योगी आदित्यनाथ भी उसी तर्ज पर जवाब देने में पीछे नहीं रहते। तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये फैसला सुनाया वो जमीयत उलेमा हिंद और कई अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा बुलडोजर जस्टिस के ट्रेंड को रोकने से जुड़े दिशा निर्देशों की मांग पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान साफ कर दिया कि हर नागरिक को आवाज का अधिकार है। राज्य की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। राज्य को न्यायालय की भूमिका नहीं निभानी चाहिए और दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति को निर्दोष मानना चाहिए। हमारा जुडिशियल सिस्टम भी यही कहता है। दरअसल बुलडोजर न्याय का यह मामला आज का बिल्कुल नहीं है। दशकों से अतिक्रमणों को बुलडोजरों से हटाने की कार्रवाई होती रही है, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद बुलडोजर जस्टिस कुछ ज्यादा सुर्खियों में आ गया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अपराधियों या अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि चुनावों के दौरान बुलडोजर योगी सरकार की सख्ती के प्रतीक पर कई चुनावी सभाओं में नजर भी आया। उत्तर प्रदेश में कई जगह अपराध के आरोपियों के घरों पर अगले दिन बुलडोजर चलता देखा गया। इससे योगी की सख्त प्रशासक की छवि उभर कर सामने आई। कई और राज्यों ने भी इस फॉर्मूले को हाथों हाथ अपनाया। आंकड़े इसके गवाह रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के सबसे ज्यादा 1535 मामले यूपी से सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 259, हरियाणा में 64, गुजरात में 55। ये चारों राज्य बीजेपी रूल राज्य रहे। राजस्थान में 10, दिल्ली में 10 और झारखंड में भी 2 जगह पर बुलडोजर का न्याय कथित तौर पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्य सरकारों से हलफनामा दायर करने को कहा था। इस मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और सरकार उसी का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तब योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई थी और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बनाया है। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले,
उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक रूल, एक लॉ को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब ये देश संविधान द्वारा चलाया जाता है। आज भी देश का कानून और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहते हैं कि अगर आपको किसी के खिलाफ भी एक्शन लेना है तो आप पहले उसको नोटिस देंगे, वो अपनी बात उसमें रखेगा और उसके बाद आपको लगेगा तो एक कानून सम्मत जो है वो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये जो बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी वैसे भी गैर कानूनी थी। विपक्ष के निशाने पर पूरा हमेशा इस मुद्दे पर योगी सरकार रही है। इस मुद्दे पर यूपी सरकार की ओर से भी आज जवाब आया। यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार इस केस में कहीं से शामिल नहीं है। केस दिल्ली सरकार और जमीयत उलेमाए हिंद का है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यानी यूपी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। अपराधियों, माफिया पर लगाम लगाना अब आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर और ज्यादा समझने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब एक बार फिर जुड़ रहे हैं। फैजान साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आज जो बुलडोजर पर फैसला आया है, कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अदालत, सरकार के, प्रशासन के इंटेंशंस पर उठाए हैं। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी अधिकारियों के लिए की गई है। इस जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? कितना अहम जजमेंट है ये? देखिए, ये तो रिट 2022 की है, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। और याद कीजिए कि इस दौरान कोई मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए तो कोई बुलडोजर मामा के नाम से। चुनावों की सभाओं में बुलडोजर लाए गए। मैंने बार बार कहा है, लिखा भी, कि बुलडोजर जस्टिस इनजस्टिस है, अन्याय है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है। आज जो 99 पेजेस का जजमेंट है जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन का, उसने सुप्रीम कोर्ट का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है अनुच्छेद 142 के तहत बहुत सख्त गाइडलाइंस और डिटेल गाइडलाइंस ले डाउन कर दी हैं। अब देश में बुलडोजर जस्टिस पर विराम लगेगा। यह है आज का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकारी उनके इन गाइडलाइंस के विरुद्ध जाएंगे, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। जो घर डिमोलिश होंगे उनको दोबारा बनवाने की कॉस्ट उनके रिकवर की जाएगी और उनको मुआवजा भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिटेल्ड प्रोसीजर ले डाउन की, उसमें उन्होंने कहा कि जो नोटिस है वो देना जरूरी होगा, कम से कम 15 दिन का नोटिस हो, और वो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जाए, और जिसके घर का डिमोलिशन होना है उसके घर के किसी प्रोमिनेंट जगह पर चस्पा किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि यह मुश्किल है और पॉसिबल है कि अक्सर बैक डेटेड नोटिस इशू कर दिए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए जरूरी है कि उस नोटिस की कॉपी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाए, जो उसको फॉरवर्ड करेंगे नोडल ऑफिसर को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नोटिस में क्या लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस में लिखा जाए कि आपने क्या क्या उल्लंघन किए हैं, किस किस कानून के, कौन कौन सा पोर्शन आपके घर का अनऑथोराइज्ड है, आपको अपने जवाब में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ये सारी बातें लिखनी होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी नोटिस में लिखा जाए कि कौन सी तारीख में एक पर्सनल हियरिंग जिसका घर डिमोलिश किया जाना है उसको दी जाएगी। और पर्सनल हियरिंग की भी डिटेल लिख दी जस्टिस बी.आर. गवाई ने। कमाल कर दिया कि पर्सनल हियरिंग के मिनट्स होंगे, उन मिनट्स में लिखा जाए कि जिसका घर डिमोलिश होने का प्रस्ताव है उसने क्या जवाब दिया, उसके जवाब के किस किस पॉइंट से अधिकारी सहमत हैं और किस किस पॉइंट से असहमत हैं। उसके बाद फिर उसे टाइम दिया जाए, कम से कम 15 दिन, अगर उसको अपील करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह भी बताएं कि क्या ऐसा पोर्शन है कोई जो छोटा सा पोर्शन कोई इलीगल है, यानी उसको आप अलग कर सकते हैं लीगल और इलीगल से। ये भी बताएं उसमें लिख के अपने ऑर्डर में कि क्यों घर गिराने के अलावा और कोई इस मामले में हल नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इतनी डिटेल गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं और इतनी सरकारी अफसरों की व्यक्तिगत दायित्व बताए हैं, इंक्लूडिंग ये कि उनके पर्सनल कॉस्ट उनसे रिकवर की जाएगी, इसका एक बड़ा सैल्यूटरी असर होगा। देश में रूल ऑफ लॉ की जीत हुई है। आपको मालूम है कि विश्व में जो रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स है, जिसे वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट कहते हैं, उसमें हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है। इस जजमेंट के बाद भारत की रैंकिंग उसमें जरूर बढ़ेगी और भारत का जो क्लेम विश्व गुरु का है उसको बल मिलेगा। शुक्रिया फैजान साहब, बड़े आसानी से आपने इन बातों को समझाया। धन्यवाद वक्त निकालने के लिए एक बार फिर आपका। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी वक्त निकालने के लिए। एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, क्रांतिकारी फैसला इसको कहा जा रहा है। आपको लगता है कि पुलिस कथित आरोपी के नाम पर जिस तरीके से बुलडोज़र या जेसीबी मशीनें निकाल कर चला देती थी, आप इस फैसले के संबंध में उसको आप कैसे देखते हैं? अब वो कार्रवाइयाँ होंगी, नहीं होंगी? सुमित जी, आपने बड़ा परिमार्जित और संतुलित प्रश्न किया है। इसके पहले जो विद्वान वक्ता थे उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी। हम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, शिरोधार्य है वो, और हम सबका उत्तरदायित्व है उसका अक्षरशः निष्ठापूर्वक अनुपालन करें। गाइडलाइंस हमें इसीलिए दी जाती हैं कि हम उनका पालन करें, और ऐसा नहीं थे गाइडलाइंस पहले नहीं थी, गाइडलाइंस आज भी है। उन्हें रिस्ट्रक्चर करके उसको रीइंफोर्स किया गया है। और रीइंफोर्स क्या किया गया है, मैं सुमित जी बताना चाहूं कि पुलिस जब टीयर गैस भी चलाती है तो वार्निंग 3 बार दे करके टीयर गैस चलाती है। जब वाटर कैनन चलाती है तो 3 बार वार्निंग दे करके वाटर कैनन चलाती है। ऐसे ही नहीं कि मनमाना जनरल डायर की तरह ऑटोमेटिक मोड पे करके और बर्स्ट फायर कर दे जनता के ऊपर। इसमें भी प्रक्रिया पूरी फॉलो की जाती है। ये बात दूसरी है कि जो निहित स्वार्थ है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उन्होंने ये कि पुलिस पूरी तरह से आतताई है। 70,000 एकड़ जमीन केवल यूपी में मुक्त कराई गई है। उसके बारे में भी हमारे विद्वान नेता, इसके पहले विद्वान कह देते ये बड़ा अच्छा कार्य, लेकिन वो नहीं कहेंगे। उनका एक तरीके से उन्होंने कमर कस ली है कि वो अपराधी देंगे। बहरहाल इनका काम है, जिसको साथ दे, ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सुनीत जी कि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा, ये सारी प्रक्रिया जब चैनल ऑफ अपील खत्म हो जाती है तब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है। लीगल नोटिस तो दी जाती है, जो रजिस्ट्री से भेजने की बात थी और उसके दरवाजे पे चस्पा करने की बात थी, 2 गवाहों के सामने चस्पा करने की बात थी। पुलिस बुलडोजर नहीं चलाती ये किसी ने नहीं कहा,
बुलडोजर चलवाते हैं जो कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मसलन पीडब्ल्यूडी की जमीन, जो पीडब्ल्यूडी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2, अगर रेलवेज की है या फॉरेस्ट की है, अन्य विभाग की है, वो उनको अतिक्रमण घोषित करने के बाद पुलिस की मदद के साथ जाकर के वो बुलडोजर का काम करती है। मेरा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1970 पूरा प्राविधान दिया है, प्रक्रिया भी हूबहू यही दी हुई है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसको व्यवहारिक रूप से स्पष्ट किया है। विक्रम सिंह जी, मनमाने तरीके आपने से- अपनी बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन क्यों इशू करनी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि अधिकारियों से पैसा वसूला जाएगा उस मुआवजे का, अगर गलत जगह पर आपने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर दी है? कहीं ना कहीं अधिकारी, शासन, प्रशासन अपने जो गाइडलाइंस हैं उसको एक्सटेंड कर रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा था, इसीलिए कोर्ट को ये इंटरवीन करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि कानून सर्वोपरि है, सरकार भी कानून को मानेगी। निसंदेह कानून सर्वोपरि था, है और सदैव रहेगा। संविधान सर्वोपरि था, है और रहेगा। उसका अतिक्रमण करने का किसी नहीं है और राजनेताओं को भी नहीं है और अधिकारियों को तो कदापि नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने अतिक्रमण किया है उसके परिणाम होंगे, न केवल वो उसके अपने कॉस्ट से दोबारा मकान बनवाएगा, अपितु नौकरी भी जा सकती है, इसके अलावा जेल सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाने का भी प्रावधान है। जेल जाने के प्रावधान का मतलब नौकरी से भी हाथ कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए विक्रम सिंह जी। जब ये अतिक्रमण हो रहा था, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? तब नगर निगम के अधिकारी कहाँ थे? तब रेलवे के इंजीनियर क्या कर रहे थे? तब तो आपने होने दिया, आप कनाइवेंस हो गया, आपने रिश्वत ले ली, घूस ले ली, इग्नोरेंस किया, और फिर जब कानून पे बात आई तब आप बुलडोजर लेके पहुंच गए। आप अपराधी एक और परेशान पूरा परिवार हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो आपने अभी कही है कि जब बन रहा था तो अकस्मात तो आकाश से तो अवतरित हुआ नहीं था, वहां से तो प्रागट्य नहीं हुआ था। तो जब बन रहा था तो आपने देखा नहीं, और टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजिंग और गूगल पिक्चर्स, सैटेलाइट इमेजेस हमें बता सकती है कि कहीं 2 ईंट भी अगर रखे जाएंगे तो हमें पता लग सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन आपने ही कहा अगर हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो हम उसको नजरअंदाज करके बनने देंगे, रिश्वत लेंगे, और जब बन जाएगा तब फिर हम चीख पुकार कर देंगे, हंट विद द हाउंड, रन विद द फॉक्स, और उसके बाद ये कह देंगे सर ये हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी आपने जो बात कही, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अतिक्रमण जहां कहीं होता है उस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी से लेकर नीचे तक की जिम्मेदारी है कि देखिए उनकी नाक के नीचे कैसे अतिक्रमण हुआ और उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। नहीं होती है तो विभाग अध्यक्ष को ऊपर अपने पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। और इसमें एक चीज़ और भी है विक्रम सिंह जी, लास्ट आपका वो जानना चाहूँगा लास्ट में जाते आते कि नीयत क्या है आपकी? बुलडोजर क्यों चला रहे हैं आप खौफ पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक मंशा के तहत इसको चला रहे हैं, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुमित जी, जब हम लोग हैं, मैंने सबसे ज्यादा बुलडोजर मैंने ही चलाया है, लेकिन मेरे किसी भी एक्शन पे आज तक किसी ने आलोचना या क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि मैं लॉ के अंतर्गत रह करके, एक माफिया है उसने एक डकैती डाली, सामूहिक हत्याकांड और बलात्कार किया, रियल लाइफ बता रहा हूं। जब हम उसके खंगालते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो मैं देखता हूं कि उसका घर बिल्कुल नाजायज बना, सरकारी जमीन पे है, नोटिस देके हम गिरवाते हैं। जब घर गिरवाते हैं तो उसके घर के अंदर चोरी की कार है, तो हम क्या चोरी की कार नहीं के साथ हम, इसलिए तो हत्या का अपराधी है, चोरी की कार के हम मुकदमा नहीं लिखेंगे। उसके यहाँ नाजायज हथियार मिलते हैं, हाँ तो हम बरामद न करें, हम कहते हैं नहीं साहब ये हत्या का मुलजिम है, हम केवल इस पे हत्या का मुकदमा चलाएंगे। वो जिस चीज में उसने अपना अपराध और लक्ष्मण रेखा कानून की पार की है, सब के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। जब आप ये पुलिसिया कार्रवाई करते हैं विक्रम सिंह जी, और उस अपराधी एक है, उसका परिवार में उसके बीवी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे जब आपने उनकी छत गिरा दी? तो यही तो कोर्ट कह रहा है। सवाल, पहले अपराधी को सोचना चाहिए था कि उसके परिवार का क्या होगा, बाद में मैं सोचूंगा। पहले अपराधी सोच ले कि उसके जब अपराध कर रहा था और अपराध की कमाई से वो अपने लिए ताजमहल बना रहा था, तो उसको पहले सोचना चाहिए था, मैं बाद में सोचूंगा। पुलिस अभी भी अपने रुख पर कायम है। शुक्रिया डीजीपी साहब। थैंक यू। विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ थे। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। वो मुद्दा जिसके चलते दिल्ली के कारोबारियों, शोरूम मालिकों, सराफा व्यापारियों वगैरह की रात की नींद गायब हो रही है। जबरन वसूली के लिए इन कारोबारियों के पास आए दिन अलग अलग गैंग्स के अपराधियों के फोन आते हैं। बीते 300 दिनों में दिल्ली में 160 ऐसी कॉल्स आई हैं जिनमें जबरन वसूली की
मांग की गई और न देने पर हत्या की धमकी दी गई। कई जगह गैंगस्टर्स ने फायरिंग भी की। एनडीटीवी इंडिया ने कल इसी कार्यक्रम में खबरों की खबर में हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसका तुरंत असर दिखा है। दिल्ली पुलिस बीते 24 घंटों में काफी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात कई गैंगस्टर्स और उनकी मदद करने वालों के ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली के तमाम इलाकों जैसे बाहरी दिल्ली, द्वारका, नरेला, उत्तर पूर्वी दिल्ली, कंझावाला और संगम विहार समेत कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमों ने दबिश दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की यूनिटों ने काफी सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की और कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। इन सभी से हाल में हुई घटनाओं और जबरन वसूली की कॉल्स को लेकर अब पूछताछ चल रही है। कल ही हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरह से इन गैंग्स की एक्सटॉर्शन कॉल से व्यापारी वर्ग बुरी तरीके से डरा हुआ है, परेशान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस ताज़ा कार्रवाई में गोगी गैंग के कुख्यात शूटर मोगली को गिरफ्तार कर लिया। मोगली दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक वारदात के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के राज मंदिर इलाके में हुई शूटिंग की घटना में भी वो शामिल रहा। उसे शाहबाद डेरी इलाके में हुए एक शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया गया। इस शूटआउट में वो सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए पहचाना गया। वो दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के 10 से ज्यादा केस दर्ज है। वो अमेरिका में बैठे गैंगस्टर बॉन्टी और मंडोवली जिले जेल में बंद अंकेश लखाड़ा के लगातार संपर्क में रहा। गोगी गैंग के कुलदीप फज्जा को भगाने में भी उसका हाथ रहा। लेकिन गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की यह सक्रियता 1-2 दिन की नहीं होनी चाहिए। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में कारोबारी बहुत परेशान हैं। अनजान नंबरों से आने वाली कॉल उठाने से डरते हैं और अधिकतर गैंगस्टर्स फर्जी सिम कार्ड के जरिए या फिर VOIP या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए फ़ोन करते हैं ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके, उनको ट्रेस ना किया जा सके। कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये फ़ोन आते हैं। कारोबारियों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। जो एक्शन कल हुआ है ये पहले हो जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता, बट जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है और इससे अब जो ट्रेडर है काफ़ी सिक्योर महसूस करेगा कि दिल्ली पुलिस उनके साथ में है। और अब जो मेरा मानना ये भी है कि अब जो कॉल वगैरह आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता लग रहा है कि पुलिस सक्रिय हो चुकी है और उनकी अब खैर नहीं। दिल्ली पुलिस ने 11 ऐसे गैंग्स की पहचान की है जो बीते कई महीने से लगातार जबरन वसूली के लिए कारोबारियों को कॉल करते रहे। दिल्ली और NCR में फायरिंग की कई वारदात में शामिल हैं। इस सिलसिले में अगस्त में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इन गैंग्स के सक्रिय होने का मुद्दा उठाया। ये ऐसा मामला है जिसमें कई राज्य भी परेशान हैं, लिहाजा उस बैठक में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी शामिल रहे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मकोका और अन्य सख्त कानूनों के तहत से इन गैंग्स पर काबू करने का निर्देश दिया। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट दिल्ली में भी ये लागू है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वो ऐसे नाबालिगों पर भी निगाह रखें जो इन गैंग से जुड़ गए हैं और उनकी हरकतों पर निगाह रखने के लिए उनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी खंगाले। दिल्ली पुलिस ने जिन मुख्य गैंग्स की पहचान की है उनकी बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको दिए देते हैं। सबसे पहला गैंग जो आजकल सुर्खियों में वो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का गैंग। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस। कनाडा में बैठे अपने भाई अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार के जरिए अपनी हरकतों को वो अंजाम देता है। ये सभी पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में हैं। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये गैंग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इस गैंग का एक सदस्य रोहित गोदारा भी है। पिछले साल जयपुर में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या के पीछे उसका हाथ था। पिछले महीने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी इसी गैंग का हाथ बताया जाता है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और उससे जुड़ी धमकियों के पीछे भी यही गैंग बताया जाता है। कई जानकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की टीम में 700 शूटर हैं जो देश के तमाम राज्यों से लेकर विदेश तक फैले हैं। हालांकि इस संख्या की पुष्टि औपचारिक तौर पर नहीं हो पाई है। एक और गैंग है हिमांशु भाऊ गैंग। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला हिमांशु भाऊ मात्र 22 साल का है।
लेकिन उसके ऊपर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत 50 से ज्यादा केस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दर्ज है। संदेह है कि वो यूरोप में स्पेन या पुर्तगाल से अपना गैंग चलाता है। उसके 3 साथी मई के महीने में दिल्ली के तिलक नगर में कार शोरूम में फायरिंग में शामिल थे। इन्हीं गैंगस्टर्स पर दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग जॉइंट में हुई एक हत्या में भी हाथ होने का आरोप है। तीसरा गुट है कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग। 32 साल के गैंगस्टर कपिल संगवान की दिल्ली और हरियाणा पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। ऐसा बताया जाता है कि वो ब्रिटेन में रहकर अपना गैंग चलाता है। INLD के हरियाणा यूनिट चीफ नफे सिंह राठी की हत्या समेत कई मामलों में वो मुख्य आरोपी है। उसका बड़ा भाई ज्योति संगवान उर्फ बाबा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मंजीत महल गैंग। अनूप बलराज गैंग के मुख्य शूटर मंजीत महल पर गैंगस्टर किशन पहलवान से जुड़े कई अपराधियों की हत्या का आरोप है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मित्राऊ गांव का रहने वाला मंजीत महल 90 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। 2016 में उसका नाम INLD के नेता भरत सिंह की हत्या में सामने आया। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके साथी अपराधी बाहर सक्रिय हैं। उन्होंने प्रतिद्वंदी सांगवान ब्रदर्स गैंग पर हमले किए हैं। एक और गैंग है जितेंद्र गोगी संपत नेहरा गैंग। जितेंद्र मान उर्फ गोगी को उसके प्रतिद्वंदी गुट ने गैंग वॉर के तहत 2021 में सरेआम दिल्ली की रोहिणी अदालत में मार गिराया था। उसके बाद से संपत नेहरा इस गैंग का सरगना है। नेहरा अपने गैंग में कई नाबालिगों और युवाओं को भर्ती करता है। फिलहाल नेहरा पंजाब की एक जेल में बंद है। एक और गैंग है कौशल गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन कौशल चौधरी 2021 में मोहाली में एक युवा नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में आरोपी रहा। वो फिलहाल पंजाब की जेल में है और उसके खिलाफ पंजाब से लेकर दिल्ली तक हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे दर्जनों संगीन केस दर्ज हैं। नीरज फरीदपुरिया गैंग। इस गैंग का सरगना नीरज फरीदपुरिया जून 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या में वांटेड है। ये गैंग कारोबारियों, हरियाणा की अनाज मंडियों के आड़तियों को जबरन वसूली की कॉल्स के लिए कुख्यात रहा है। फरीदाबाद का रहने वाला नीरज फरीदपुरिया कौशल गैंग का करीबी भी है। नीरज बबाना गैंग। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबाना इस गैंग का सरगना है। ये गैंग दिल्ली और हरियाणा के कारोबारियों से जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के लिए कुख्यात है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अप्रैल 2015 में उसे गिरफ्तार किया था। एक और गैंग का नाम आपने सुना होगा, सुनील टिल्लू गैंग। सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की मई 2023 में तिहाड़ जेल में हत्या की गई थी। उसके प्रतिद्वंदी गैंग गोगी गैंग के अपराधियों ने तिहाड़ जेल में उसे मार दिया था। तब से टिल्लू गैंग में शामिल गैंगस्टर इस हत्या का बदला लेने की ताक में है। हाशिम बाबा गैंग। जेल में बंद हाशिम बाबा दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कुछ महीने पहले हुई हत्या में शामिल बताया जाता है। इस हत्याकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हाशिम बाबा के खिलाफ हत्या की कोशिश जैसे 16 आपराधिक केस चल रहे हैं। अपना गैंग बनाने से पहले हाशिम बाबा दिल्ली के यमुना पार इलाके में सक्रिय गैंग नासिर गैंग का शार्प शूटर रहा है। इरफान उर्फ छेनू गैंग। नासिर इरफान उर्फ छेनू पहलवान गैंग दिल्ली के यमुना पार इलाके में दहशत का पर्याय है। वो जुए और सट्टेबाजी के अवैध कारोबार में अपना एक छत्र राज बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इस गैंग के खिलाफ कई गंभीर और आपराधिक केस दर्ज है। यह जरूरी है कि इन सभी गैंग्स पर लगाम लगाई जाए ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। देश के संविधान और कानून ने सरकार और पुलिस को जो ताकत दी है उसके आगे किसी अपराधी का बल तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये अपराधी हैं कि लगातार एक दूसरे पर तो हमले करते ही गैंग्स वॉर में, लेकिन आम व्यक्ति को भी धमकी कर फोन पर एक्सटॉर्शन कॉल कर परेशान भी इन दिनों बहुत कर रहे हैं। और आइए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कूटनीति से जुड़े मामलों में भाषा की बारीकी, उसके टोन और टेनर पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। नफासत भरी भाषा का भी इस्तेमाल होता है और उसी में सख्त से सख्त बात कह दी जाती है। इस मामले में करियर डिप्लोमेट रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब नहीं है। ऐसे समय जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है
तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस से भारत की दोस्ती पर सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे ही एक सवाल पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वहां के एक चैनल स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की एक एंकर शेरी मार्क्सन ने उनसे पूछा गया कि क्या भारत जानता है कि रूस के साथ उसके रिश्ते से ऑस्ट्रेलिया को आक्रोश होता है। ऐसे में एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के पाखंड की पोल खोलते हुए बड़ा ही सटीक जवाब दिया। एस जयशंकर साहब ने कहा कि आज के समय में देशों का कोई एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं होता। कहा कि आपको जैसा दिख रहा है दरअसल वास्तविकता में वैसा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम आपके तर्क के हिसाब से सोचें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कई देशों के रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को भी परेशान होने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने आगे कहा कि आपके सवाल के उलट रूस के साथ भारत के रिश्ते से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फायदा हो रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले के संदर्भ में जयशंकर साहब ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया होता तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह तबाह हो जाता। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया होता। इससे पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर आ गई होती। दरअसल ऑस्ट्रेलिया रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहा है और उसने उसे हथियार भी मुहैया कराए हैं। 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि रूस को एक ऐसा देश मान लिया जाना चाहिए जिससे किसी देश को कोई मतलब ना रहे। लेकिन भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती को निभाते हुए रूस से संबंध बनाए रखे और ऐसे समय जब रूस से तेल खरीद पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई तो भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा ताकि तेल की खरीद बल्कि ये खरीद को और बढ़ा भी दिया। विदेश मंत्री के इस बयान और साफगोई पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जनार साहब वक्त निकालने के लिए। जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलियाई एंकर को ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन पर जिस टोन में जवाब दिया ये कोई करियर डिप्लोमेट ही दे सकता था, जैसे आप ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर फॉरेन पॉलिसी पर काम किया और रिसर्च किया हो। इन तेवरों को देखकर क्या लगता है, क्या पश्चिमी देश या रूस विरोधी देश भारत पर आने वाले वक्त में दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो दबाव है भारत के ऊपर, ये आज का नहीं है, ये कल का नहीं है। जब से फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ तब से ये दबाव भारत के ऊपर लगाया जा रहा है दो कारणों से। एक तो हम डिस्काउंटेड ऑयल खरीदते हैं रूस से, और दूसरा हम रूस की हमने निंदा नहीं की क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया है, परंतु हमने अपना स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से कायम रखा है। हमने कोई अग्रेसिव उस टोन में नहीं कहा, हम फर्मली बताते हैं पूरी दुनिया को, और मेरे विचार से दुनिया को समझ आ गया है। कुछ लोग हैं जो अभी फिर से ये ऐसे सवाल उठाते हैं, परंतु मेरे विचार से ज्यादा दुनिया में एक तो उनको समझ आ गया, दूसरा आई थिंक देयर इज अ ग्रजिंग रिस्पेक्ट। जो भारत अपने जो निर्णय लेता है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से, पूरे ठोस तरीके से वो उसके ऊपर कायम रहता है। तो मैं समझता हूं ये दुनिया को एक जवाब दे दिया गया है, जवाब मिल गया है, और ये आगे जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ इसके बाद ऐसे फिर प्रश्न और ज्यादा मेरे विचार से नहीं उठाए जाएंगे। इनफैक्ट अशोक सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में है, अमेरिका भी वहाँ पे है, और अब तो अमेरिका में नया प्रशासन आ गया है, ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आ गई है। क्या आपको लगता है कि क्वाड के फोरम पर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी तो ये बात टीवी एंकर ने कही है, टीवी एंकर ने सवाल पूछा है, क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो भी इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकती है? क्योंकि ट्रम्प की भी दोस्ती है पुतिन साहब से, जैसा हमको समझ में आ रहा है अभी तक। क्या होगा क्वाड में अब? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, क्वाड तो शुरुआत अगर आपको याद होगा 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। जी हाँ, पहले 2007 में, परंतु वो एकदम बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गया था क्योंकि चीन ने उसके ऊपर दबाव लगाया, जो ये सब आप मिल रहे हैं, हमारे विरुद्ध आप मिल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उसमें से निकल गया 2007 में। 2017 में ट्रंप साहब ने इसको फिर से उजागर किया, फिर से इसका रिवाइवल किया,
तो मैं समझता हूं जो वो बिल्कुल इंडो पैसिफिक को बहुत महत्व देंगे। अगर आप देखते हैं उनकी जो अभी अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं, जैसे मार्को रूबियो को बताया जा रहा है जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएंगे, टिम वॉल्ट्स को बताया जा रहा है जो वो उनके एनएसए बन जाएंगे। तो इनका सबका फोकस इंडो पैसिफिक पर बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति ट्रंप का इंडो पैसिफिक पर और क्वाड पर बहुत प्रभाव वो रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो अपॉइंट हुए हैं इन्हें कहा जाता है चाइना हॉक। और क्वाड का जो फिर से उत्थान हुआ था, फिर से हम इसको सामने लाए थे, वो किस लिए लाए थे? चीन के विरुद्ध, चीन की जो इतनी विस्तारवादी नीति है उसके विरुद्ध पुशबैक करने के लिए लाए थे। उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मैं समझता हूं जो ये यकीनन ट्रंप साहब जब आते हैं 20 जनवरी को अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद उनका फोकस इसके ऊपर क्वाड और इंडो पैसिफिक पर जरूर रहेगा। जहां तक एक आपने और प्रश्न, मैं बहुत जल्दी उसका उत्तर दे दूं। आपने कहा जो ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान भी, क्योंकि जापान भी क्वाड का है और उन्होंने भी, वो भी यूक्रेन को पूरी तरीके से सहायता कर रहे हैं। देखिए, हमारे बायलैटरल द्विपक्षीय तरीके से इन सभी देशों के साथ सहयोग बहुत अच्छे हैं जी। और ये अगर कोई जर्नलिस्ट कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं जो ओपन मंच पर जी गवर्नमेंट ऐसी बात करेगी। अगर बात करेगी तो बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो आपका क्या पोजीशन है, आपका क्या मत है इसके बारे में, और हम भी फिर उनको बताएंगे, बट इट विल बी बिहाइंड क्लोज डोर्स। आउट इन दी ओपन ऐसी चीजें जब डिप्लोमेसी। अशोक सर, बिल्कुल लास्ट में एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं आपसे, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल प्रिसाइज। आप कैसा रेट करते हैं आप जयशंकर साहब को एज ए फॉरेन मिनिस्टर? देखिए, मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 तो फिर आगे की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं आप। तो इसीलिए मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है अपनी विदेश सेवा में जी। तो मतलब अच्छे मित्र भी हैं और जैसा काम कर रहे हैं। और आपने ये जो मार्क्स दिए उनके काम देखकर दिए, मित्रता के कारण नहीं दिए, ये मैं मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए अशोक सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुड नाइट। ये थे अशोक सजनार, भारतीय विदेश सेवा के बड़े नाम हैं, बड़ी शख्सियत हैं। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, तुरंत लौट के आते हैं।